वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में 7 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें ये क्लास 20 थे। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्लस साथ में जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखो, सबसे पहले जो टॉपिक न्यूज़ में रहता है वो रहता है आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया जाए, स्पेशली दो स्टेट्स में, एक JNK और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी दूसरा हिमाचल प्रदेश। टारगेट क्या है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको कम करना है, यानी कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाकर जो है वो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको जो है वो एड्रेस किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यहाँ पर सुजेस्ट किया है। देन उसके बाद आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना है कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि ये बन रखे हैं मिलिट्री, ये क्या होता है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल होते हैं, और ये बन रखे हैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक्ट या एक्ट का ईयर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद दूसरा, ये अंडर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और अगर इनका वर्डिक्ट यानी कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोई वर्डिक्ट कोई अनाउंस करते हैं या कोई डिसीजन देते हैं, वो फाइनली और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होगा और कहीं चैलेंज नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर जो पार्डनिंग पावर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और गवर्नर के पास, दोनों के पास पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन आर्म फोर्सेस के डिसीजंस के रिगार्डिंग जो पार्डनिंग पावर है वो सिर्फ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो ये आपको याद रखना है। और जो बेंच रहता है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का, तो वो न्यू दिल्ली में होगा। उसका रीजनल बेंचेस रहते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में भारत में। और इसमें जो मेंबर्स होंगे, यानी कि कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जुडिशल मेंबर्स होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो है वो आपके रिटायर्ड जो है वो जो आर्मी के ऑफिशियल्स होंगे रिटायर्ड, वो यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होते हैं। अब देखो, जुडिशल मेंबर में जनरली यहाँ पर वो मेंबर इन्वॉल्व होंगे जो कि रिटायर्ड जज होते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन नॉटिक्यूल बैट। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में है, और ये इंसेक्टिवोरस बैट है, यानी कि इंसेक्ट्स को खाता है। देन उस कलर की अगर हम बात करें तो गोल्डन टू डार्क कलर है, गोल्डन टू डार्क कलर है और डार्क ब्राउन कलर। देन उसके बाद IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, और ये कहाँ पर रहता है? जंगलों में रहता है। लेकिन काफ़ी बार जो है वो आपको अपने घरों की जो ऐसे कॉर्नर होते हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते अपने घर पे, या वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँचती, तो वहाँ पर आपको इस तरह के बैट्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है, हर्बिनेट करता है विंटर में, स्पेशली कहाँ पर? केव्स में या रॉक्स में जो क्रैक्स होते हैं वहाँ पर जाकर ये छुप जाते हैं। देन उसके बाद कॉफ़ी प्रोडक्शन की हम बात करें तो ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड की 40% कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील से आती है। भारत में अगर हम बात करें तो देखो, भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर है रोबुस्ता कॉफ़ी का। दो टाइप है टॉफ़ी के, एक रोबुस्ता और दूसरा है अरबी का, अरबीसिया। अरबी का, ठीक है। रोबुस्ता और अरबी का दो टाइप है, और रोबुस्ता की अगर हम बात करें तो भारत में 72% जो है वो प्रोडक्शन होती है इस कॉफ़ी के टाइप की। देन उसके बाद भारत में कर्नाटका जो है वो पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर केरला आता है प्रोडक्शन में, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे पर आंध्र प्रदेश और पाँचवें पर उड़ीसा। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी जो आपके साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो कॉफ़ी में जाओ, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जाओ, लीड करते हैं भारत को। देन उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो प्रोवाइड करेगी $1 मिलियन प्राइस प्रोवाइड करेगी जो भी इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है उसको डेसिफाइड कर देगा। देयर इज़ नो डाउट कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर लैंग्वेज उस टाइम पे थी, स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर जाओ, प्राइस अनाउंस किया है तमिलनाडु सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आजकल न्यूज़ में चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं याद रखना है कि 1945 में ये बनी, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 195 मेंबर्स है, और भारत इसका मेंबर है। यस, भारत जो है वो इसका मेंबर है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 30 साल जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए हो गए हैं, यानी कि वर्ल्ड TO के WTO का है 30 साल का हो गया है। अभी ये बनाया गया था 1995 में, और मार्केश एग्रीमेंट हुआ था जिसके बाद जो है वो WTO बना। WTO को सक्सेसर माना जाता है गाट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो बनाया गया था 1948 में।
टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 166 मेंबर्स है इसमें, और इसमें हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी की प्रिंसिपल्स जो है वो हमें याद करने हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखो सबसे पहला क्या है जिस पर जो है वो WTO फोकस करता है, पहला टारगेट रहता है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगी, जिसमें आपके नेशनल ट्रीटमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये दो कंसेप्ट आते हैं। देन उसके बाद फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड में क्या कहा गया यहाँ पर कि लो टैरिफ होने चाहिए और रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर। और कहीं ना कहीं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट का जो एक कारण है वो ये फ्री ट्रेड पॉलिसी भी है, इससे कंपटीशन नहीं होगा तो प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। देन उसके बाद प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन, ये भी WTO कहता है, जिसमें ये डिस्करेज करता है एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस साथ में ये कहता है कि डंपिंग को भी प्रिवेंट करना है, कि ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई ये कंट्री है वो अपने चीपर प्रोडक्ट्स है तो उसको डंप कर दे, तो इससे क्या है लोकल इकॉनमी एज वेल एज जिस इकॉनमी वो प्रोडक्ट जा रहे हैं उस इकॉनमी को भी वो इफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ जो पहली स्टेट बना है टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रीन GDP। तो ये ग्रीन GDP की टर्म है जो 1980s में कॉइन की गई थी। इसका मतलब क्या हो गया ग्रीन GDP का, कि GDP की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं जितना भी हमारा जो है वो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट हो रही है, यानी कि ग्रीन GDP इक्वल्स टू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं वो उनकी कॉस्ट, प्लस साथ में यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि जितना हम एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट कर रहे हैं उस सभी को जब हम अपनी GDP से निकाल देते हैं, NDP से निकाल देते हैं, तो उसको कहा जाता है ग्रीन GDP। देन उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में हम कुछ और बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो में जो है वो आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, गुरु घसीदास, ठीक है, तामूर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ठीक है, अचना कमर टाइगर रिजर्व है, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये भी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। 4 जो है वो टोटल टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है 6th एडिशन ऑफ द लीड्स 2024। ये किसने रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और ये क्या है वर्ल्ड बैंक बेस्ड, मतलब वर्ल्ड बैंक के जो शुरू किया था वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके ऊपर बेस्ड है। पिलर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें इंक्लूड होता है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट, ये इंक्लूड होता है, और लॉजिस्टिक सर्विसेज, ये भी जो है वो इसका पार्ट रहती है। देन उसके बाद रैंक की अगर हम बात करें तो अचीवर्स में यहाँ पर फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स, ये 3 जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अचीवर्स में हम बात करें तो गुजरात, हरियाणा, असम और चंडीगढ़ जो वो टॉप पर है। फास्ट मूवर्स में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ग्रो फास्ट मूवर्स कैटेगरी में आते हैं टॉप 3 में। एस्पायर्स में अगर हम बात करें तो केरला, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और छत्तीसगढ़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जो ये रैंकिंग है, और कौन रिलीज़ करता है वो भी क्वेश्चन बन सकता है। और जब क्वेश्चन बनता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी वहाँ पर मेंशन होगा, नीति आयोग भी, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो रिलीज़ करता है लीड्स इंडेक्स को, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है CBI स्टेट कंसेंट। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट किस तरह से लिंक करेगा देखो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CBI को जो है वो कोई जो है वो ऐसी ज़रूरत नहीं है सैंक्शंस की या परमिशन की स्टेट गवर्नमेंट से, अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है सेंटर के कानून के अंडर, यानी कि सेंटर ने कोई कानून बनाया और उसके अंडर कोई केस रजिस्टर्ड है, जैसे कि करप्शन एक्ट हो गया, करप्शन सेंटर से एक्ट बना, उसके अंडर कोई केस रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो है वो CBI को जनरल कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर CBI की हम बात करें तो देखो CBI स्टैंड फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको बनाया गया है 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। इन्होंने रेकमेंड किया था, और ये कमेटी पर जो आपका करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 से लेकर 64 के बीच में एक कमेटी बनी थी, और जो पावर्स है CBI की वो दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के अंडर आती है। तो दैट मीन्स यहाँ से ये क्लियर होता है कि CBI ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, CBI ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एक्ट के थ्रू नहीं बनी है, सिर्फ पावर्स ड्राइव हो रही है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया, ठीक है। देन उसका CBI की अगर हम बात करें तो CBI असिस्ट करता है लोकपाल को और CVC को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल,
अभी यहाँ पे कैसे इसको लर्न करना है, कैसे इसको लिंक करना है, देखो तो सिंपल सा एक कंसेप्ट समझो कि लोकपाल का काम क्या है, ब्यूरोक्रेट्स पर नज़र करना कि अगर ब्यूरोक्रेट्स करप्शन कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना। सेम काम सीवीसी भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन के लिए किसके पास जाता है, सीबीआई के पास जाते हैं। और केसेस अगर हम बात करें, सीबीआई जो जो लिंक करते हैं, जिससे जिससे केस जो है वो हैंडल करता है, तो यहाँ पर एंटी करप्शन आता है, इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, स्पेशल क्राइम्स और यूटी केसेस, यूनियन टेरिटरीज के जितने केसेस है वो देखता है। स्पेशल क्राइम्स लाइक वो कहते हैं ना कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अभी सीबीआई को बुलाया गया है, तो वो स्पेशल केसेस होते हैं। देन सीबीआई डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो वो है प्रवीण सूद। देन उसके बाद आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, सेवन्थ मीटिंग जो अभी रिसेंटली हुई, जिसको चेयर किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आइलैंड डेवलपमेंट कमेटी को कौन चेयर करता है, क्वेश्चन बन सकता है। जिसको सेटअप किया गया था 2019 में। टारगेट क्या है, जो आइलैंड्स है उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो आपको यहाँ से एक काम है छोटा सा, आपको जितने भी अंडमान निकोबार में आइलैंड है मेन मेन उनके नाम याद करने हैं, पहला पॉइंट। और डिवाइडिंग लाइन पढ़नी है, जैसे कि 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन बनता है इनसे पेपर में, तो इसलिए जो है वो हमें साथ के साथ में करंट के कवर करना है। आई होप जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।